लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शन का जो एग्जाम्पल कवर किया था, वहाँ पे 1D और 2 डायमेंशनल एरे को हम कैसे पास कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने कवर किया था। अब यहाँ पर हमारे पास में एरे के रिटर्न करने जैसे तो कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अगर हम पासिंग पैरामीटर की बात करते हैं तो दो तरीकों से पासिंग हो सकती है, पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस, या फिर हम उन्हें कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस भी कहते हैं। दोनों टर्म्स का मतलब एक ही है। तो अगर कोई आपसे पास बाय वैल्यू कहता है तो कॉल बाय वैल्यू ही है, पास बाय रेफरेंस कहता है तो वो कॉल बाय रेफरेंस है। आइदर ऑफ द टू टर्म्स किसी भी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल कर रहे हैं वो 1D से रिलेटेड ही है, लेकिन अब हम यहाँ पे जो एरे की पासिंग करवाने वाले हैं वो सिंपल वैल्यूज नहीं बल्कि रेफरेंस के बेसिस पे होने वाला है। मतलब हम फंक्शन के अंदर एरे का एड्रेस पास करेंगे और फिर उसको यूज करके हम चेंजेस इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर हर प्रोग्राम की तरह मैंने यहाँ पे हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है, stdio एंड conio। अब यहाँ पर एरे का साइज मुझे बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, तो मैंने पहले ही यहाँ पे एक मैक्रो क्रिएट कर लिया है ताकि पूरे प्रोग्राम में हर जगह चेंज नहीं करना पड़े, सिर्फ एक जगह चेंज करूँ तो सब जगह वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हैश डिफाइंड साइज जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 सेट की है। अब यहाँ पर जो फंक्शन मैंने क्रिएट किया है उसमें बेसिकली वर्किंग क्या है, मैंने मेन के अंदर एक एरे क्रिएट किया है। उस एरे के अंदर मैंने यूजर से इनपुट लिया है 5 वैल्यूज का। अब उस एरे को हम फंक्शन को पास करने वाले हैं और सिंपली उन एरे एलिमेंट्स की जो भी वैल्यू है उसमें +1 मैंने किया है, यानी कि एक तरीके से हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है उस पे मैंने इंक्रीमेंट करवाया है। तो अब यहाँ पे जो वो फंक्शन है वो हमें कुछ रिटर्न तो कर नहीं रहा, और फंक्शन मैंने मेन के बाद बनाया है, तो इसीलिए पहले ही आएगा हमारे फंक्शन का प्रोटोटाइप, देन हमारा मेन, और उसके बाद हमारे फंक्शन की डेफिनेशन। तो इंक्रीमेंट नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, और जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये इनपुट के तौर पे एक एरे को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हम एड्रेस पासिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास में एक पॉइंटर टाइप का ऑब्वियसली आर्गुमेंट आएगा क्योंकि हम एड्रेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इंट एस्ट्रिक ptr मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो वेरिएबल का नाम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जब हम डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे वेरिएबल का नाम मेंशन हो सकता है। तो आइदर ऑफ द टू वेज ये काम करेगा। फॉलोड बाय मेन, अगेन मेन भी हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो void फॉलोड बाय हमारा मेन फंक्शन एंड पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप का num नाम का एक एरे क्रिएट किया है। साइज की वैल्यू 5 है, यानी कि 5 एलिमेंट्स का मैंने एक एरे क्रिएट किया है। अब 1 बाय 1 हर एक इंडेक्स पे मुझे लूपिंग भी इम्प्लीमेंट करनी है, तो उसके लिए मैंने आई नेम का वेरिएबल क्रिएट किया है जो भी इंटीजर टाइप का ही है। अब दोनों का टाइप इंट है तो आप चाहे तो सेम लाइन में भी कर सकते थे एक ही साथ, और एल्स यू कैन डू दैट इन डिफरेंट लाइंस एज वेल। फॉलोड बाय CLR SCR। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे 0 से लेके लेस देन साइज तक का लूप चलाया है और 1 बाय 1 एरे के अंदर यूजर से इनपुट को एक्सेप्ट किया है। तो फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन साइज एंड i प्लस प्लस। तो 0 से लेके 4th इंडेक्स तक का यानी कि टोटल 5 बार हमारा ये लूप चलने वाला है, जिसके अंदर मैंने printf की हेल्प से एक मैसेज दिया है एंटर वैल्यू, और scanf की हेल्प से मैंने यहाँ पे इनपुट को एक्सेप्ट किया है। तो %d, एड्रेस ऑफ num ऑफ i। अब यहाँ पर जो भी यूजर ने इनपुट किया है उसे मैंने प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक और लूप चलाया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग करवाई ताकि मुझे पता चल सके कि एक्चुअली में यहाँ पे काम हुआ कैसे है। तो फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन साइज एंड i प्लस प्लस। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट है तो हमारे पास में ऑप्शन होता है फॉर लूप के केस में कि हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस को स्किप कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे फॉर लूप के साथ में कोई कर्ली ब्रेस मेंशन नहीं किया है। आप चाहें तो उसको मेंशन कर सकते हैं, सिंगल स्टेटमेंट में हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो सिंपल printf %d/t, num of i। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे यूजर ने जो हमें नंबर इनपुट किए हैं वो कुछ इस तरीके के हैं 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे 0 इंडेक्स से 4th इंडेक्स तक का लूप चलेगा, 1 बाय 1 सारी वैल्यूज प्रिंट होगी, लेकिन यहाँ पे मैंने /t मेंशन किया है, विच मीन्स जितनी भी वैल्यूज प्रिंट होंगी वो टैब से सेपरेट होके हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके का आउटपुट हमारा आने वाला है
इस लूप का। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम फिर से मुझे इंक्रीमेंट करवा के प्रिंट करवाना है और वो इसके जस्ट बाद स्टार्ट नहीं हो, इसलिए मैंने printf के अंदर 2 बार \n को मेंशन किया है, विच मीन्स कि अब यहाँ पे हमारे पास में 2 लाइन्स इंसर्ट हो जाएगी, एक हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा और उसके साथ साथ में एक और स्लैशन है, तो हम फिर से पहुंच जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे। तो अब हमारा कर्सर इधर प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट नाम के फंक्शन को कॉल किया है और साथ साथ में जो मैंने यहाँ पे वैल्यू पास की है वो क्या है, इस नम एरे का एड्रेस। अब एरे जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हमारा 0 इंडेक्स प्रेजेंट है, यानी कि 0 इंडेक्स की पहली वैल्यू प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एड्रेस ऑफ नम ऑफ 0, दिस मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द एरे। तो बिगनिंग का जो भी एड्रेस है वो मैंने इस इंक्रीमेंट फंक्शन को पास कर दिया है। अब फंक्शन की कॉलिंग हुई है तो हमारा एग्जीक्यूशन कर्सर कहाँ पहुंच जाएगा, जहां पे फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है वहां पे पहुंच जाएगा। तो void increment in asterisk p, लेट्स एज्यूम कि यहाँ पे यूजर ने हमें जो एड्रेस पास किया है वो 1000 है, 1000 लोकेशन से हमारा एरे जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हुआ है। तो अब यहाँ पर 1 बाय 1 हम पॉइंटर को यूज करके ही इंक्रीमेंट करेंगे मेमोरी के अंदर और फिर उसमें प्रिंटिंग भी करवाएंगे। अब एक एक करके वैल्यूज को एक्सेस करना है, तो मैंने यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर आई नेम का इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना लिया। अगेन for I is equals to 0, I less than size and I plus plus। तो अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर थी, हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है मतलब 1 2 3 4 5 नम नाम के एरे के अंदर जो स्टोर है, मुझे इन सारी वैल्यूज के अंदर +1 करना है। +1 करने का मतलब 1 की जगह 2 हो जाना चाहिए, 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, 4 की जगह 5 और 5 की जगह 6। हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर्ड है उसमें +1। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए 10 एज अ इनपुट दिया होता तो 10 + 1 11 बन जाता है, तो 11 यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू बन जाती। तो अब हमें करना क्या है, हर एक इंडेक्स को एक्सेस करना है और हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रेजेंट है उसमें चेंजेस इंप्लीमेंट करने हैं। तो एरे को, हर एक एलिमेंट को अगर हमें एक्सेस करना हो विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंटर, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन में एक स्पेसिफिक इंटीजर का एडिशन करते हैं। जैसे जैसे हम लोग ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे वो आगे मेमोरी की तरफ बढ़ता जाएगा और अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो फिर वो रिवर्स ऑर्डर में मूव करने लग जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे हमने पॉइंटर्स के केस में कवर किया। तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है p + i। p के अंदर करंट वैल्यू क्या है 1000 और i के अंदर क्या है 0। तो 1000 में अगर मैं 0 का एडिशन करूंगी तो आंसर तो मेरे पास 0 ही आने वाला है। अब यहाँ पे वो मेमोरी से रिलेटेड जो मैंने आपको एक फॉर्मूला कैलकुलेट करके बताया था, तो यहाँ पे पहले जो टाइप होता है उसका साइज कैलकुलेट होता है, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक स्पेसिफिक इंटीजर से, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। फॉर्मूला के बनने पर हमारे पास में 1000 एड्रेस ही आने वाला है, क्योंकि अगर इंट के टाइप की जो मेमोरी है यानी कि 2 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर 1000 ही आएगा। 1000 में हम साइज को ऐड करते हैं, तो 1000 मेमोरी लोकेशन पर जो भी वैल्यू प्रेजेंट है उसमें क्या करो +=1। तो अगर करंटली वहां पे 1 एज अ वैल्यू स्टोर है तो 1 + 1 बन जाएगा 2, जो मैंने उस सेम मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करवा दिया है। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट करने के साथ साथ मैंने उन वैल्यूज को भी प्रिंट करवा दिया है टैब की स्पेसिंग के साथ में। तो printf %d/t, *p + i, यानी कि वैल्यू एट 1000 लोकेशन। तो 2 यहाँ पे हमारे पास में आंसर के तौर पे आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा एरे है करंटली। अभी 0 इंडेक्स को हमने एक्सेस किया, उसमें इंक्रीमेंट किया और वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। अब i का इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू बिकम्स 1। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लिखेगा, 1000 + 2 × 1, तो कितना हो जाएगा 1002। तो 1002 मेमोरी लोकेशन पर जो वैल्यू प्रेजेंट है, यानी कि जो ये वैल्यू प्रेजेंट है उसमें +=1, 2 + 1 बनता है 3। तो अब 1002 लोकेशन पर 3 एज अ वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा और फिर मैंने उसकी प्रिंटिंग करवा दी है। तो एक टैब के स्पेस के बाद ये प्रिंट होगा, फिर से एक टैब की स्पेस आ जाएगी, फिर से i का इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू बिकम्स 2। 2 > 5 कंडीशन अभी भी ट्रू है। अब फिर से
P के अंदर 1000 है, 1000 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 1004। तो 1004 मेमोरी लोकेशन पर जो वैल्यू प्रेजेंट है उसमें प्लस इक्वल्स टू 1, यानी कि 3 में प्लस इक्वल्स टू 1 विच इज 4। तो 1004 लोकेशन पर 4 जाके स्टोर हो जाएगा। अब सिंपली उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है। तो अगेन यहाँ पे एक टैब का स्पेसिंग था हमारे पास में, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर से एक टैब आ जाएगा, and the same process will continue for the next two elements as well। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले मैंने जो एक्चुअल एरे का इनपुट लिया था मैंने उसकी प्रिंटिंग करवाई है, उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल किया और पॉइंटर की हेल्प से मैंने इंक्रीमेंट करवा के वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया। तो सबसे पहले जो हमारे पास में आउटपुट आएगा वो तो ये आएगा 1 2 3 4 5। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जो हमारे पास में आउटपुट आने वाला है वो कुछ इस तरीके का आएगा 2 3 4 5 6। हर एक वैल्यू के अंदर +1 मैंने कर दिया है। अब फंक्शन का एग्जीक्यूशन जब खत्म हो जाता है तो हम इसके बाद वाले स्टेटमेंट पे पहुंच जाते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे printf की हेल्प से डबल बैकस्लैश n दिया है, तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे यानी कि इधर पहुंच जाएंगे। अब मैंने फिर से यहाँ पे लूपिंग करके एरे की प्रिंटिंग करवाई है, ये चेक करवाने के लिए कि पॉइंटर्स को यूज करके जो हमने चेंजेस इंप्लीमेंट किए हैं, विच मींस रेफरेंस को यूज करके हमने जो भी चेंजेस इंप्लीमेंट किए हैं क्या वो हमारे एक्चुअल एरे के अंदर इफेक्ट शो कर रहा है या नहीं। तो इसीलिए फंक्शन से पहले भी और फंक्शन के बाद दोनों बार मैंने एरे की प्रिंटिंग करवाई है। तो अगेन यहाँ पे 0 से लेके लेस देन साइज तक का मैंने लूप चलाया है और 1 बाय 1 एरे के एलिमेंट्स की प्रिंटिंग करवाई है, %d/t num of ij। अब जब भी हम पॉइंटर्स को यूज करके काम करते हैं तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को यूज करके जो भी चेंज किया गया है वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पे भी इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो आंसर आने वाला है वो वही आएगा जो हमने फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाया है, क्योंकि अब मेमोरी लोकेशन पर ये वैल्यूज हमारे पास में प्रेजेंट है। तो कुछ इस तरीके से पास बाय रेफरेंस इंप्लीमेंट होता है। इसको करने का एक और तरीका भी है, एक और कंसेप्ट भी है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपको कहा जाए कि पॉइंटर्स की हेल्प से शो करिए किस तरीके से एरे पासिंग होती है, तो फिर आपको कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करके बताना होगा। अब एग्जीक्यूशन अभी हम देखेंगे इस प्रोग्राम का, लेकिन किसी भी स्टेटमेंट में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो अगेन मैंने सेम एग्जाम्पल को कंसिडर किया है, सेम तरीके से सारी वर्किंग है। डिफरेंस सिर्फ हमने यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग के अंदर किया है और उसकी डेफिनेशन के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस किए। देखिए यहाँ पे जब भी हम वैल्यू पासिंग करते हैं तो वैल्यू पासिंग के दो कंसेप्ट मैंने आपको बताए, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। लेकिन अगर हम एरे की बात करते हैं तो एरे अपने आप में एक सिंगल वैल्यू नहीं है, वो बहुत सारी वैल्यूज का कलेक्शन होता है। तो अगर हम किसी भी फंक्शन के अंदर एरे की पासिंग करते हैं तो एरेज आर ऑलवेज पास्ड बाय रेफरेंस। हमेशा ये पास बाय रेफरेंस को यूज करके ही वर्किंग इंप्लीमेंट करेगा। अगर आपने मेन एरे के अंदर कुछ भी चेंजेस इंप्लीमेंट किए हैं फंक्शन के अंदर तो एक्चुअल एरे में भी वो इफेक्ट शो होगा। तो नॉर्मल अगर हम वैल्यूज की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इंट वेरिएबल है या फ्लोट वेरिएबल है या कैर वेरिएबल है या लॉन्ग है या डबल है, तो इन केसेस में हमेशा हमारे पास में दो कंसेप्ट रहेंगे, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफ, दैट इज रेफरेंस। लेकिन अगर हम बात करते हैं एरे के बारे में तो एरे सिर्फ एक रूल को फॉलो करता है, दैट इज कॉल बाय रेफरेंस। तो अगर हमने फंक्शन के फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स को यूज करके कुछ भी चेंजेस किया है तो एक्चुअल के अंदर भी वो शो करेगा। तो एक तो हमारे पास में ऑप्शन है कि हम पॉइंटर की हेल्प से काम करवाएं, जैसा कि मैंने अभी इस एग्जाम्पल में आपको करके बताया। अब प्रॉब्लम ये है, नॉट एग्जैक्टली प्रॉब्लम, जब इजीली हमारे पास में काम हो रहा है तो पॉइंटर को बना के क्यों चीजें इंप्लीमेंट कर, मतलब अगर एरे जो है वो बाय डिफॉल्ट पास बाय रेफरेंस को ही काम में ले रहा है तो क्यों पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना, डायरेक्टली पास करो, चेंजेस इंप्लीमेंट करो और प्रिंट करवा दो। तो वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वही एग्जाम्पल है, डिफरेंस सिर्फ कॉलिंग के अंदर और फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर। तो देखिए अगेन
सेम मैंने हेड ऑफ फाइल्स को इंक्लूड किया है और मैक्रो बनाया है, साइज 5 मैंने सेट किया है। अगेन यहाँ पे सेम इंक्रीमेंट फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, और यहाँ पे अब जो मैंने पैरामीटर स्पेसिफाई किया है वो एक पॉइंटर वेरिएबल नहीं है बल्कि इंटीजर टाइप का एक एरे है। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमें एक इंटीजर टाइप का एरे पास करना है। उसका नेम क्या होगा ये जब हम डिफाइन करेंगे तब डिसाइड करेंगे, अभी हमें नहीं पता है। फॉलोड बाय हमारा मेन फंक्शन। अब यहाँ पे अगेन इंटीजर टाइप का नम नाम का एरे मैंने क्रिएट किया है 5 एलिमेंट्स का, और उस पे लूपिंग इंप्लीमेंट करने के लिए आई वेरिएबल क्रिएट किया है। फॉलोड बाय CLR SCR। 0 से लेके लेस देन साइज तक का मैंने लूप चलाया है, और 1 बाय 1 0 से लेके 4th इंडेक्स तक मैंने इनपुट को एक्सेप्ट किया है। तो सबसे पहले प्रिंटफ की हेल्प से मैसेज आएगा और स्कैनफ की हेल्प से जो भी वैल्यूज है वो हर एक इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगी, और ये लूप हमारा चलने वाला है टोटल 5 टाइम्स। अब यहाँ पे मैंने लूप की प्रिंटिंग करवाई है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पहले वाले एग्जाम्पल में थी। 0 से लेके लेस देन साइज तक का लूप चलाया है, और 1 बाय 1 टैब से सेपरेटेड हर एक इंडेक्स की वैल्यू को मैंने प्रिंट करवा दिया है। अब यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग होगी, उसमें भी कुछ चेंजेस होंगे, तो हर एक आउटपुट एक दूसरे से सेपरेटेड दिखे, इसीलिए अगेन मैंने यहाँ पे प्रिंटफ की हेल्प से डबल स्लैश इन को प्रिंट करवाया है, यानी कि एंटर एंटर 2 बारी हमारे पास में शो होने लग जाएगा। फॉलोड बाय फंक्शन की कॉलिंग, इंक्रीमेंट और नम। देखिए जब हम यहाँ पे एरे वाला पार्ट इंप्लीमेंट कर रहे थे तब मैंने आप लोगों को कहा था चाहे मैं नम लिखूं या फिर मैं नम ऑफ 0 लिखूं, हमारे पास में अगर हम %u लिखते हैं तो %u के केस में दोनों टाइम हमारे पास में क्या होने वाला है, इसका एड्रेस ही प्रिंट होने वाला है। तो चाहे आप यहाँ पे नम लिखे या फिर नम ऑफ 0 रखे, दोनों का मतलब हमारे पास में मेमोरी लोकेशन एक ही होगी, दैट इज 1000। तो चाहे हम यहाँ पे सिंपल वेरिएबल का नेम लिखे या फिर हम लिखे एड्रेस ऑफ नम ऑफ 0, दोनों का मतलब यहाँ पे एक ही होता है। इसी वजह से जब हम फंक्शन को एरे पास करते हैं तो वो हमेशा पास बाय रेफरेंस का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करता है, यहाँ पे पास बाय वैल्यू काम नहीं करती है, और इसी वजह से हमें एरे को रिटर्न करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हम इजीली, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस अगर हम लोग करेंगे तो मेन एरे में शो होगा ही, तो इसीलिए यहाँ पर हमें रिटर्न करवाने का इतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। तो अब इंक्रीमेंट और नम मैंने यहाँ पे पास कर दिया है, तो फंक्शन की कॉलिंग होगी। फंक्शन की कॉलिंग में अब यहाँ पे मैंने p नाम का एक एरे बनाया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पास बाय रेफरेंस का कंसेप्ट काम कर रहा है, तो चाहे मेरे पास में यहाँ पे सेम नेम का एरे वेरिएबल हो या डिफरेंट नेम का एरे वेरिएबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है, तो हमारा काम बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इंट आई लूपिंग के लिए 0 से लेके लेस देन साइज तक का हमारा लूप चलेगा, 1 बाय 1 हर एक इंडेक्स को मैंने एक्सेस किया है और उसकी वैल्यू में +1 करवा दिया। तो p एरे के 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसमें +1, देन फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ इंडेक्स। अब इंक्रीमेंट करवाने के साथ साथ मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग भी करवा दी है, printf %d/t, p ऑफ i। तो इंक्रीमेंट करवाने के साथ साथ हमारी जो वैल्यू है एरे की वो प्रिंट भी होती रहेगी। फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद हम फंक्शन कॉलिंग के नेक्स्ट स्टेटमेंट पे पहुंच जाते हैं। तो अब यहाँ पे फिर से डबल स्लैश है तो 2 बार एंटर एंटर हमारे पास में विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स को यूज करके जो भी चेंजेस किए हैं वो एक्चुअल में इफेक्ट होगा या नहीं, उसको चेक करने के लिए मैंने दोबारा से लूपिंग की है और 1 बाय 1 एलिमेंट्स को प्रिंट करवाया है। तो फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस, printf %d/t, num of i। तो अब यहाँ पे हमने फंक्शन के अंदर जो भी चेंजेस किए हैं यानी कि +1 किया है वो हमारे एक्चुअल एरे के अंदर भी शो होने लगेगा। तो चाहे तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी काम करवा सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आपके पास में स्पेसिफिकली पूछा गया है एग्जाम में कि पॉइंटर्स की हेल्प से ही आपको बताना है, तो फिर कुछ इस तरीके की वर्किंग आपको करके बतानी होगी। बाकी अगर सिंपल आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन एरे विद फंक्शंस, तो फिर आप किसी भी तरीके का एग्जांपल अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ के ही आंसर करना।
आई होप स्टेटमेंट्स में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। प्रोग्राम हमारा बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल की जगह हमने सिंपल एरे वेरिएबल को यूज करके इंक्रीमेंट किया है। स्टेटमेंट से प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। एग्जीक्यूशन अभी हम देखेंगे इस प्रोग्राम का। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है और सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल है हमारा फंक्शन के टॉपिक का, दैट इज स्ट्रिंग विद फंक्शन। प्रोग्राम बहुत ही सिंपल सा है। मैंने यहाँ पे सिंपल मेन के अंदर एक स्ट्रिंग का इनपुट लिया है और उस स्ट्रिंग को मैंने काउंट नाम के एक फंक्शन के अंदर पास किया है। अब काउंट फंक्शन क्या कर रहा है, ये सिर्फ हमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का काउंट जो है वो कैलकुलेट करके प्रिंट करने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मेन फंक्शन की, तो देखिए void main फॉलोड बाय हमारे कैरेक्टर एरे का डिक्लेरेशन। अगर स्ट्रिंग को क्रिएट करना है तो हमें कैरेक्टर्स का कलेक्शन क्रिएट करना होगा। स्ट्रिंग डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। तो care str और साइज जो मैंने यहाँ पे पास किया है दैट इज 30 विच मीन्स 29 कैरेक्टर्स ये स्टोर कर सकता है। और एक जो हमारा लास्ट इंडेक्स होगा वो नल कैरेक्टर के लिए रिजर्व होगा। फॉलोड बाय clr str। उसके बाद मैंने यहाँ पे printf की हेल्प से सिंपल एक मैसेज यूजर को दिया है, एंटर योर नेम। और गेट्स की हेल्प से मैंने यहाँ पे इनपुट को एक्सेप्ट किया है। चाहे तो हम स्कैनफ की हेल्प से भी काम करवा सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी स्ट्रिंग के अंदर वाइट स्पेसेस यानी कि एंटर टैब और स्पेस को इनपुट करते हैं तो फिर स्कैनफ क्या करता है, सिर्फ फर्स्ट वर्ड को कंसिडर करता है और बाकी सबको वो रिजेक्ट कर देता है। तो ऐसा नहीं करवाना, कंप्लीट स्ट्रिंग का इनपुट लेना है, कंप्लीट नेम का इनपुट लेना है। तो उसके लिए हम गेट्स को काम में लेते हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के लिए बनाया गया है। तो गेट्स और हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम यानी कि str। तो यूजर जो भी डेटा इनपुट करेगा वो मैंने इस str के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन कॉल किया है जिसे मैंने str यहाँ पे पास कर दिया है। तो अब हम चलते हैं हमारे स्ट्रिंग फंक्शन की तरफ। स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर मैंने सिंपल क्या किया है, जो भी मेरा नेम था जो यूजर ने इनपुट किया है उसकी प्रिंटिंग करवाई है और काउंट फंक्शन को कॉल कर लिया है। अब ये जो स्ट्रिंग फंक्शन है ये हमें किसी भी तरीके का कोई भी वैल्यू रिटर्न करने का काम नहीं कर रहा है। तो void string followed by formal arguments that is character, str और array। अब यहाँ पे चाहे इंटीजर टाइप का array हो, कैरेक्टर टाइप का array हो, फ्लोट टाइप का array हो, सारे जो array होते हैं हमारे वो पास बाय रेफरेंस ही है। तो अगर हम इस कैरेक्टर array के अंदर अगर कुछ चेंज करवा देते हैं तो वो मेन के अंदर भी इफेक्ट शो करेगा, वो चीज कॉमन रहेगी सब में। तो इस str के अंदर यूजर ने जो भी इनपुट किया होगा वो इस array के अंदर जाके असाइन हो जाएगा। printf की हेल्प से सिंपली मैंने एक मैसेज दिया है और इस str की वैल्यू को प्रिंट करवाया है, योर नेम इज %s, str। अब आप चाहें तो पुट्स की हेल्प से भी प्रिंटिंग करवा सकते हैं और चाहे तो लूप की हेल्प से भी प्रिंटिंग करवा सकते हैं। सारे तरीके हम लोगों ने स्ट्रिंग टॉपिक के अंदर डिस्कस किए थे। फॉलोड बाय काउंट फंक्शन की कॉलिंग। तो अब मैंने यहाँ पे काउंट फंक्शन को कॉल किया है और str की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे पास करी है। तो अगर हम काउंट फंक्शन की तरफ चलते हैं तो void count अगेन फॉलोड बाय फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स char str फॉलोड बाय स्क्वायर पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे मुझे काउंट करना है वॉवल्स का और कॉन्सोनेंट्स का, और यहाँ पे मुझे वन बाय वन कैरेक्टर को चेक करना है, यानी कि मुझे यहाँ पे लूपिंग इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो int i, cnt इज इक्वल्स टू 0। तो ये लूपिंग के लिए और ये काउंट करने के लिए। अब यहाँ पे यूजर जो है वो अपना नेम अपर केस में या फिर लोअर केस में कैसे भी इनपुट कर सकता है या फिर वो मिक्स भी इनपुट कर सकता है। तो अगर वॉवल और कॉन्सोनेंट्स का पार्ट मुझे इम्प्लीमेंट करना हो तो मुझे कैपिटल AEIOU और स्मॉल AEIOU सबको चेक करना पड़ेगा, यानी कि टोटल 10 वैल्यूज को मुझे चेक करना पड़ेगा। तो उससे बेटर मैंने क्या किया, यहाँ पे str लोअर फंक्शन को काम में लिया और स्ट्रिंग की जो भी वैल्यू है उसे लोअर केस में कन्वर्ट करवा लिया। तो यूजर चाहे कैपिटल में इनपुट करे, स्मॉल में इनपुट करे या मिक्स कैरेक्टर्स इनपुट करे, जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे 10 कंडीशंस के बजाय मुझे सिर्फ 5 कंडीशंस मेंशन करनी है, दैट इज स्मॉल AEIOU की काउंट को करने के लिए। तो str लोअर ऑफ str। अब यहाँ पे स्टार्ट से लेके एंड तक का मुझे लूप चलाना है। तो एक ऑप्शन हमारे पास में होता है 0 से लेके कब तक, जब तक हम /0 तक यानी कि नल कैरेक्टर तक नहीं पहुंच जाते।
या फिर हम यहाँ पे strlen फंक्शन को भी काम में ले सकते हैं। strlen हमें टोटल काउंट ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करता है, तो यहाँ पर 0 से लेके लेस देन लेंथ तक का मैंने लूप चलाया, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे अजमेर स्ट्रिंग इनपुट करी है, टोटल लेंथ तो हमारे पास में 5 आएगी, लेकिन एरे है तो उसके इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 3 4 ये इंडेक्सिंग वहां पे होगा। तो 0 से लेके लेस देन जितना भी लेंथ होगा उस स्ट्रिंग का, तब तक हमारा लूप चलेगा एंड i प्लस प्लस। सो इफ str of i is equals to small a or str of i is equals to small e or str of i is equals to small I और small o और small u, अगर इन 5 में से कुछ भी कंडीशन ट्रू होती है तो मैंने cnt वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट करवाया है। तो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे अजमेरी ही इनपुट किया गया है, तो 0 इंडेक्स पे a है, कंडीशन ट्रू ही, cnt के अंदर इंक्रीमेंट, फिर इंक्रीमेंट होगा इस i के अंदर फर्स्ट इंडेक्स को यानी कि j को रेफर करने लगेगा, तो j तो किसी के भी इक्वल नहीं है, फिर इंक्रीमेंट होगा नेक्स्ट इंडेक्स यानी कि m को रेफर करने लगेगा, m भी किसी के इक्वल नहीं है, फिर इंक्रीमेंट नेक्स्ट इंडेक्स को यानी कि e को रेफर करने लगेगा, तो अब e यहाँ पे मैच हो रहा है, तो फिर से काउंट के अंदर इंक्रीमेंट, फिर से इंक्रीमेंट r आएगा, वैल्यू r किसी से भी मैच नहीं कर रहा, तो अब ये वाला पार्ट नहीं होगा। तो इस काउंट के अंदर cnt वेरिएबल के अंदर मेरे पास में 2 है, और वो क्या है, वॉवल का काउंट। तो अगर टोटल लेंथ में से मैं वॉवल के काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कॉन्सोनेंट्स का काउंट आ जाएगा। तो printf के बाद मैंने यहाँ पे एक and count of vowels and consonants are %d and %d, cnt, strlen, that is str minus cnt। अब आउटपुट कैसे आने वाला है ये सब लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक printf का मैसेज दिया है योर नेम इज, सो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे यूजर ने जो अपना नेम है वो जॉन इनपुट किया है, तो योर नेम इज जॉन मेरे पास में मैसेज आएगा। अब किसी भी तरीके का स्लैश साइन मुझे नहीं देना, मुझे कंटिन्यूस डिस्प्ले करवाना है, तो इस पर्सन एस के बाद यानी कि जॉन की वैल्यू जो प्रिंट होगी उसके बाद मैंने एक स्पेस दी है, और उसके बाद ये वाला मैसेज कंटिन्यू डिस्प्ले होगा सेम लाइन के अंदर, एंड काउंट ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर 1 एंड 3, क्योंकि जॉन के अंदर सिर्फ एक ही वॉवल है दैट इज ओ, तो अगर 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 3 आने वाला है। तो योर नेम इज जॉन एंड काउंट ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर 1 एंड 3, कुछ इस तरीके का हमारे पास में आंसर निकल के आएगा इस प्रोग्राम का। एक बार ही हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, फिर अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम वो भी देखेंगे। प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, जस्ट अ सेकंड। देखिए सेम वही प्रोग्राम है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अभी स्ट्रिंग से रिलेटेड, ये कंपाइल और ये एग्जीक्यूट। तो मैं यहाँ पे जॉन नेम ही इनपुट कर रही हूँ सबसे पहले, तो सिर्फ एक वॉवल है हमारे पास में। देखिए आउटपुट जो आ रहा है हमारा दैट इज योर नेम इज जॉन एंड काउंट ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर 1 एंड 3। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कुछ और नेम इनपुट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने जिमी इनपुट कर दिया है, या लेट्स जस्ट से कुछ इस तरीके का नेम इनपुट किया है, तो अब यहाँ पे आई और ई दो वॉवल्स है हमारे पास में, बाकी 4 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जस्ट अ सेकंड, हमारा फंक्शन 15 एग्जीक्यूट हो गया है। This is our program. That is the name. तो अब देखिए your name is Jimmy and count of vowels and consonants are 2 and 4। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे स्ट्रिंग की पासिंग कर सकते हैं और उसको यूज करके आपको जो भी कैलकुलेशंस करवानी है, जो भी चेंजेस करवाने हैं वो करवा सकते हैं। नाउ अब हमारा एक लास्ट एग्जांपल बाकी है फंक्शंस के केस में, दैट इज पॉइंटर विद फंक्शन, वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। इस प्रोग्राम में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।